हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एलूजन के इस वीडियो में हम लोग झारखंड के इतिहास की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और इस वीडियो में तिलका मांझी साथ ही साथ सिद्धू कान्हू मुर्मू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह कौन थे और इनके बारे में पढ़ना इतना ज़रूरी क्यों है। तो आगे बढ़ने से पहले जैसे कि आपसे 2 क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो प्रश्न है, कौन से जलप्रपात को गौतम धारा के रूप में जाना जाता है या इस नाम से जाना जाता है क्योंकि माना जाता है कि भगवान बुद्ध जो थे वह यहाँ पर आकर स्नान किए थे। ऑप्शन है हुंड्रू जलप्रपात, जोनहा जलप्रपात, दसम जलप्रपात या फिर हिरनी जलप्रपात। इसका सही उत्तर हमारे वीडियो के एंड में मिलेगा। और अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड के पलामू जनपद में पाई जाती है। ऑप्शन है ओरब, मुंडा, भूमिज या कोरबा। इसका भी सही उत्तर आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। आप कमेंट ज़रूर करें क्योंकि कमेंट करते हैं और अपने उत्तर को लास्ट में जाकर मिलान करते हैं तो ये चीज़ आपके दिमाग में एक लंबे समय के लिए बैठ जाता है कि इसका आंसर क्या है और यह आपको हमेशा के लिए याद रहता है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आता है लाइक करें। और इसका पीडीएफ यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पढ़ते हैं तिलका मांझी के बारे में। इनका जन्म 1750 ईस्वी में हुआ। यह संथाल जनजाति से संबंधित है और इनका जन्म जो हुआ था वह तिलकपुर नामक ग्राम में हुआ था। तो ये चीज़ जो है दोस्तों, ये दोनों ये कभी भी आपसे रेंडमली पूछा जा सकता है किसी भी परीक्षा में कि तिलका मांझी का जन्म कब हुआ, तो 1750 ईस्वी में। और इनका गांव कौन सा था, मतलब इनका जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो तिलकपुर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। अब पढ़ते हैं अंग्रेज़ों के विरुद्ध इन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी उनके बारे में। इंटरेस्टिंग है, आप इसको ज़रूर देखें, पूरा देखें। एक कहानी के तौर पर मैं बताता हूँ। भागलपुर के निकट, क्योंकि भागलपुर प्रेसिडेंसी थी उस समय, तो भागलपुर जो क्षेत्र है अभी जो बिहार में पड़ रहा है, तो भागलपुर के निकट एक जगह का नाम है जिनका नाम है बंचेरी जोर। तो यहाँ पर तिलका मांझी ने संगठन बनाया और यहीं से संगठन बना करके अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई प्रारंभ किया। तो कहानी यहीं से शुरू होती है और आती है 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में क्या होता है कि तिलका मांझी काफ़ी एक्टिव हो चुके होते हैं। इनके द्वारा जगह जगह पर रिवोल्ट किया जाता है, विद्रोह किया जाता है, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती है। तो 1773 ईस्वी में राजमहल क्षेत्र के जो सुप्रिटेंडेंट थे वह क्लीवलैंड थे। क्लीवलैंड ने 1 वर्ष के अंदर में ही ऐसा जादू मारा कि वहाँ के जितने पहाड़िया सरदार थे उनको अपने पक्ष में कर लिया। अब पहाड़िया सरदार मतलब पहाड़िया जनजाति होता है, पहाड़िया जनजाति के जो प्रमुख होते हैं या फिर उनमें जो हाई पोस्ट होता है उनको सरदार कहा जाता है। तो उनको अपने पक्ष में कर लिया। और यहीं पर नहीं रुका ये सुप्रिटेंडेंट, और भी बहुत कुछ किया, जैसे कि सैन्य टुकड़ी का निर्माण किया। सैन्य टुकड़ी निर्माण करने में ये बहुत ज़्यादा सफल रहे और इन्होंने इस सैन्य टुकड़ी में पहाड़िया लोगों को रखा जो कि कुल मिलाकर 1300 थे। अब 1300 पहाड़िया लोगों की सैन्य टुकड़ी का निर्माण किया। अब उनको तो ऐसे रख नहीं सकते और पहाड़िया तो ऐसे आ भी नहीं सकते थे। भाई आखिर मैं आऊँ क्यों, आप मुझे नौकरी दे रहे हो तो मैं क्यों आऊँ। ये इसलिए इसमें आए क्योंकि इनको मासिक वेतन दिया जाता है। अब आप सिंपल सा बात अपने मन में बैठाओ, कोई आपको मासिक वेतन दे, महीना आपको दे, तो क्या आप काम नहीं करेंगे? ज़रूर करेंगे, क्योंकि बेरोजगारी अभी सर पर चढ़ा हुआ है, सबके सर से मतलब पानी तो ओवर हो चुका है। आप देख ही रहे हैं कि कितना रिवॉल्ट चल रहा है ट्विटर पर, कभी कैंपेनिंग होता है तो कभी कुछ। तो खैर वो टॉपिक अलग है, लेकिन आप उस तर्ज से इसको समझेंगे तो आपको अच्छा और समझ में आएगा कि उस समय आदमी के पास 2 रोटी नहीं होता था, 2 वक्त का खाना नहीं होता था, कपड़ा नहीं होता था। एक समय खाते थे तो दूसरा समय उसी समय सोचना पड़ता था कि दूसरे समय क्या खाएंगे, इसलिए ज़्यादा नहीं खाते थे, कम खाते थे, कम खाते थे तो ज़्यादा नहीं खाते थे। मतलब ऐसा बहुत चीज़ें उस समय होती थी। तो उस समय में एक मासिक वेतन दिया जाने वाला एक कार्य मतलब जॉब मिला जो कि क्लीवलैंड ने 1300 पहाड़िया लोगों को दिया। तो इन लोगों ने आराम से इसको ज्वाइन किया और इसमें काम करना शुरू किए। ये मतलब सेना हो गए। अब बात आती है इसके बाद कि इनका प्रभाव क्या पड़ा, किसके ऊपर, तो तिलका मांझी के ऊपर। पहली बार क्लीवलैंड ने एक साथ 6 अधिकारियों के नेतृत्व में
तिलका मांझी के खिलाफ सेना भेजी, क्योंकि तिलका मांझी चूँकि एक्टिव हो चुके थे, वो रिवोल्ट कर रहे थे, तो उनको उनके दमन के लिए इनको भेजा गया। लेकिन तिलका मांझी ये गोरिल्ला युद्ध में बेहतरीन थे और इनके पास भी सेना थी, ये तो अकेले थे नहीं भाई। गोरिल्ला युद्ध में ये भी बेहतरीन थे, उनकी सेना भी बेहतरीन थी। तो इस युद्ध के मदद से जब ये अधिकारी या फिर ये सेना जब जंगल में आए तो फिर इनको निपट लिया गया, मतलब इनको मार के वहाँ से भगा दिया गया। और साथ ही साथ तेलियागढ़ी, मार्गो और कहलगांव में जो सरकारी खजाने रखे हुए थे उनको लूट लिया गया और सभी खजानों को गरीबों में बांट दिया गया। अब देख सकते हैं कि कितना साहसपूर्ण कार्य है यह, कि सरकारी खजाने को लूट करके, जो कि एक गलत तरीके से रखा हुआ खजाना है, जिसको लूट करके और उसको फिर से ला करके गांव में एक मतलब गरीब वर्गों में उसे बांट दिया जाता है। खुद रखते नहीं हैं, करप्शन नहीं थे, करप्ट आदमी नहीं थे, वो सभी को बांट दिए गरीबों में ताकि उनका भलाई हो सके। ठीक है, अब बात आती है गोरिल्ला युद्ध के बारे में। तो गोरिल्ला युद्ध के बारे में जैसे कि मैंने बताया कि गोरिल्ला युद्ध में वो निपुण थे, बेहतरीन थे। तो गोरिल्ला युद्ध है क्या भाई? गोरिल्ला युद्ध उसको कहते हैं जो जंगलों में लड़ा जाता है। क्योंकि झारखंड में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर पहले थे, अभी तो कम है क्योंकि जंगलों की कटाई हो रही है, पहले पूरा झारखंड जंगल से भरा पड़ा हुआ था। तो जो जंगलों में लड़ाई होती है उसको गोरिल्ला युद्ध कहते हैं। और यह युद्ध पहले होती थी तीर कमान भाला यही सबसे, लेकिन आजकल मॉडर्न युग है, अभी भी गोरिल्ला युद्ध कहीं कहीं होता है या फिर इस कला को संरक्षित करके रखा गया है। लेकिन इनका गलत फ़ायदा भी बहुत कोई उठाते हैं, जैसे कि झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे कुछ राज्यों में नक्सलवाद का काफ़ी ज़्यादा दबदबा है। तो यहाँ पर गोरिल्ला युद्ध को एक गलत तरीके से उपयोग किया जाता है हमारे सैनिकों के खिलाफ पर। तो खैर वो अलग बात है। अब आगे बढ़ते हैं। 1784 ईस्वी में तिलका मांझी ने खुलेआम भागलपुर पर आक्रमण कर दिया, जहाँ पर वो सुप्रीटेंडेंट आया था, क्योंकि 73 में तो वो आए ही थे और इन्होंने 84 में वहाँ पर खुलेआम जाकर आक्रमण कर दिया। 13 जनवरी 1784 को एक पेड़ के आड़े में छिपकर इन्होंने बड़ा बेजोड़ का कारनामा किया। क्या किया इन्होंने कि क्लीवलैंड जो थे सुप्रीटेंडेंट, उनको तीर मार दिया। कैसे? एक पेड़ के पीछे छुपे, कब? 13 जनवरी 1784 में, और छुप करके वहाँ से एक तीर से निशाना लगा करके, एक धनुष और तीर से निशाना लगा करके क्लीवलैंड को तीर मतलब उन्होंने अपना तीर का उनको शिकार बना लिया और उनकी हत्या कर दी। अब जब इनकी हत्या हो गई तो अंग्रेज़ों में बड़ा हलचल मच गया। तो खैर वो अंग्रेज़ों में हुआ, लेकिन इधर जहाँ की तिलका मांझी ने उन्हें मारा था तो वहाँ पर क्या हुआ कि इनको बड़ा खुशी हुई, इनको जीत हासिल हुई। तो ये जश्न मना रहे थे तिलका मांझी और उनके सरदारों पर। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि अंग्रेज़ी समर्थक जो थे और अंग्रेज़ी समर्थक जितने सरदार थे, उन सभी ने पहाड़िया सेनाओं और जो सरदार थे या फिर अंग्रेज़ थे, उन सभी के गुटों ने मिलकर अचानक आक्रमण कर दिया। इसके ऊपर जो वहाँ पर जश्न या पार्टी हो रहा था उस पर आक्रमण कर दिया, और इस आक्रमण में अनेक लोग मारे गए। लेकिन तिलका मांझी नहीं मरे, तिलका मांझी वहाँ से निकल गए और वहाँ से छुप करके कहीं बाहर निकल गए, लेकिन बच गए। इस हमले से बचने के बाद तिलका मांझी ने सुल्तानगंज के पहाड़ियों में जाकर छिपे। यहाँ से अपने नेतृत्व शक्ति के आधार पर सैनिक टुकड़ी का गठन किया फिर से, और इस बार उन्होंने गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के खिलाफ विद्रोह कर दिया। क्योंकि वारेन हेस्टिंग के बारे में आप लोग जान रहे हैं कि वारेन हेस्टिंग, आप यदि मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़े होंगे तो वारेन हेस्टिंग के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जान रहे होंगे कि इन्होंने मतलब क्लीवलैंड के बाद इन्होंने टारगेट किनको किया, तो वह थे गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। तिलका मांझी, अब जाहिर सी बात है कि वारेन हेस्टिंग के बारे में हम लोग जहाँ तक जानते हैं वो तो एकदम मतलब एक रूड टाइप के थे, और अंग्रेज़ थे तो अंग्रेज़ी सेना उनके पास भरपूर भरा हुआ था, और बंदूक, गोली, हथियार की कोई कमी नहीं थी। और ये कमी कहाँ थी? तिलका मांझी के पास, क्योंकि इनके पास तो भाई तीर धनुष और कुछ। अब किसी सैनिक को मारेंगे तो उनका बंदूक छीनेंगे ना, तो बंदूक छीनेंगे तो उसमें मान लो 6 गोली या 7 गोली या 10 गोली लगा हुआ, तो वही 10 गोली मेरे पास आया। लेकिन अंग्रेज़ों के पास तो बहुत सारा है, क्योंकि स्टॉक ही उधर रखा हुआ है। तो इनके पास संसाधन का अभाव हो गया, और
अंग्रेज से वो लड़ नहीं पाए। धोखे से इन्हें पकड़ लिया गया और भागलपुर लाकर इन्हें बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी गई। ये थी तिलका मांझी की कहानी। तो तिलका मांझी के बारे में आपने जाना। अब जानते हैं सिद्धू कान्हू मुर्मू के बारे में। तो सिद्धू कान्हू कौन थे, इनके बारे में जानते हैं कि जुलाई 1855 में संथालों ने विद्रोह करना शुरू किया। वो भी संथाल विद्रोह ही था, ये भी संथाल विद्रोह था। 1855 में इनका विद्रोह शुरू हुआ। प्रारंभ में यह विद्रोह सरकार के विरुद्ध में नहीं था, ये कुछ छोट-मोट तरीके से विद्रोह करते थे। लेकिन संथाल विद्रोह जो है वो बड़ा रूप कब ग्रहण करती है, जब संथालों को यह समझ में आ गया कि सरकार जो है वो ज़मींदार और महाजनों का पक्ष ले रहा है। जैसे कि आपका ज़मीन है, कोई मुखिया है, आप ऐसे समझो कि कोई मुखिया है और गांव में बहुत सारे मतलब ग्रामीण रह रहे हैं। मुखिया गांव का प्रधान, अब सुप्रिटेंडेंट या फिर कोई भी आता है और उस मुखिया को बोला जाता है कि आप आकर हमें आप कर दोगे, कर नहीं दोगे तो खेती में जो है वो मैं करने नहीं दूंगा, या फिर आप खेती करोगे तो आपको कर देना होगा। तो ये शर्त रखता है। यदि कर नहीं दे पाते हैं, खेती नहीं हो पाती है और कर नहीं दे पाते, क्योंकि उस समय तो मतलब आर्थिक जो स्थिति थी वो कृषि पर ही आधारित थी। तो यदि आप कर नहीं दे पाते हैं तो आपके ज़मीन को ले लिया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों पर महाजन और जो ज़मींदार थे यह अंग्रेज़ों के साथ हो चले थे। तो इन्हीं का क्रोध था जो फिर से संथाल विद्रोह शुरू हो गया। अब आते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में जानते हैं सिद्धू कान्हू मुर्मू। अब सिद्धू कान्हू जो थे वो आपस में सगे भाई थे। ये अपने भाई थे, अपने एक माँ बाप का ही दोनों संतान सिद्धू कान्हू जो सगे भाई कहलाए। इनके पिता का नाम जो था वो चुन्नी मांझी था और यह भोगनाडीह गांव के रहने वाले थे। चुन्नी मांझी के 4 पुत्र थे, जिसमें से सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, ये 4 पुत्र थे। सिद्धू का जन्म जो है वो 1815 ईस्वी में हुआ और कान्हू का जन्म 1820 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं कि सिद्धू कान्हू का जन्म जो हुआ था वो 1815 ईस्वी में और कान्हू का जन्म 1820 ईस्वी में हुआ था। तो कह सकते हैं कि दोनों में 5 साल का अंतर है। सिद्धू 5 साल का बड़ा और कान्हू 5 साल का छोटा था। लेकिन काम जो है भाई साहब, काम दोनों ने ज़बरदस्त किया। चांद और भैरव का जन्म तिथि ज्ञात नहीं है, इनके बारे में कुछ मालूम नहीं है, कुछ रिकॉर्डेड नहीं है कि इन दोनों का जन्म कब हुआ था और इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। विद्रोह का कारण देखते हैं क्या था। जैसे कि मैंने बताया कि बेईमानी, बेरहमी, कर्ज वसूली, मालगुजारी बढ़ा देना, यही सब कारण है जो कि विद्रोह का कारण रहा है। और असंतोष फैल जाना सबसे बड़ा चीज़ था कि इन सब चीज़ों को बढ़ा देना, कि बेईमानी, बेरहमी से कर्ज लेना, मालगुजारी बढ़ा देना, इन सभी के कारण समाज में असंतोष फैल गया। और मुख्य कारण रहा कि संथालों के द्वारा विद्रोह करने का यही मुख्य कारण रहा। तो सिद्धू कान्हू को वीरभूम के रांगा ठाकुर ने भी एक सलाह दिया कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ में विद्रोह करो। इसके बाद संथालों को एकजुट करना सबसे बड़ी बात थी। अब भाई अकेले तो लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती है। तो सिद्धू कान्हू ने संथाल परगना में जो है वो परंपरा, संथालों का जो परंपरा है उसको अपनाने पर जोर दिया। और सिद्धू ने बताया कि संथालों की कुल देवी जाहिर एरा और मरांग गुरु ने उनको दर्शन दिया है। साथ ही उन्हें आदेश मिला है कि अबुआ राजा स्थापित करने के लिए अंग्रेज़ों को मार भगाना होगा। यह सिर्फ एक बहाना था जिससे संथाल एक हो सके, क्योंकि सिद्धू कान्हू को एक गुट चाहिए था, वो गुट मिल नहीं पा रहा था। तो इन्होंने ये एक आइडिया लगाया और एक मतलब रास्ता निकाला कि संथालों को अपने क्षेत्र मतलब अपने बातों में लाएं कैसे, अपने समक्ष कैसे, अपने साथ कैसे खड़ा करें। तो इन्होंने कहा कि मुझे जाहिर एरा और मरांग गुरु जो संथालों के कुल देवी देवता है वो दर्शन दिए हैं और उनका आदेश है कि वो अबुआ राजा स्थापित करें और अंग्रेज़ों को मार भगाए। जब यह हुआ तो सिद्धू कान्हू ने आंदोलन प्रारंभ करने के लिए भगनाडीह गांव में 30 जून 1855 ईस्वी को मध्य रात्रि में मांझियों को निमंत्रित किया।
मतलब उसको उन लोगों को बुलाया गया। आयोजन स्थल पर अपेक्षा नहीं किया गया था उतना भीड़ लगा। वहाँ पर 20,000 लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी और इस विशाल जनसभा में सिद्धू ने यह घोषणा किया, करो या मरो, अंग्रेज़ों हमारी माटी छोड़ लो। तो ये जो है, ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि करो या मरो, अंग्रेज़ों हमारी माटी छोड़ो, ये किनके द्वारा घोषणा किया गया और यह किनका नारा है। तो आपको ये उत्तर देना होगा कि यह सिद्धू का नारा है, जो कि योजना स्थल पर 20,000 लोगों के सामने, जो 20,000 लोग जो इन्होंने आमंत्रित करके बुलाया था, उनके सामने यह नारा लगाया था। इस दिन संथालों ने एक बैठक की और सिद्धू को राजा और कान्हू को मंत्री और चांद को प्रशासक तथा भैरव को सेनापति चुना। पाकुड़ परगना के राजमहल पर लगभग 20,000 संथाल विद्रोहियों ने आक्रमण कर उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। फुदनीपुर तथा कदम सागर आदि स्थान से अंग्रेज़ों को मार भगाया गया। नील के ठेकेदारों को उनकी जो कोठियाँ थीं, नील के ठेकेदार जो नील की खेती करते थे, उनकी जो कोठियाँ थीं उनको जब्त कर लिया गया। साथ ही आंदोलनकारी सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में मुर्शिदाबाद जिले की ओर बढ़े तथा कदम सागर स्थित इंडिगो फैक्ट्री में आग लगा दिया गया। अब देखिए, इनके द्वारा इंडिगो फैक्ट्री में भी आग लगा दिया गया। कहाँ पर? मुर्शिदाबाद जिले में। इसके बाद संथाल महेशपुर के राजा के महल पर अधिकार करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन यहाँ पर 7वीं नेटिव इन्फेंट्री ने 3,000 संथाल विद्रोहियों को या आंदोलनकारियों को पराजित कर दिया। सिद्धू कान्हू और भैरव वहाँ से भाग निकले थे, ये भी वहाँ बच गए। जैसे कि तिलका मांझी ने को आपने देखा कि वो जश्न मनाते समय उन पर आक्रमण किया गया और वहाँ से वो भाग निकले। उसी तरह यहाँ पर 7वें इन्फेंट्री जो थे, वो जब 3,000 संथालों पर भारी पड़ गए तो सिद्धू कान्हू और भैरव जो थे वो वहाँ से भाग निकले और बच निकले। जब सिद्धू कान्हू और भैरव वहाँ से भाग गए तो अंग्रेजी सेना ने भगनाडीह को जला दिया। उनको बड़ा ख़राब लगा कि यार मेरे हाथ से मिस कर गया। आज जो है ना, आज सिद्धू कान्हू और भैरव जो है वो आज पकड़ा जाता, लेकिन पकड़ा नहीं गया। वो कहाँ गया, फिर उसको खोजो। तो जब वहाँ से भाग गया तो वो क्या समझेगा कि वो अपने घर या अपने मातृभूमि की ओर गया होगा। तो अंग्रेज वहाँ गए और वहाँ भी नहीं मिला तो वहाँ पर पूरे भगनाडीह को जला दिया। साथ ही चुन्नी मांझी जो थे, उनके पिता, उनको मार दिया गया या उनकी हत्या कर दी गई और बराहित को अपने अधिकार में ले लिया। वो जो पूरा क्षेत्र था उनको पूरा अपने अधिकार में ले लिया। संपूर्ण भागलपुर कमिश्नरी में संथाल विद्रोह को नियंत्रण करने के लिए अब जब इतना सब कुछ हो गया, लेकिन अब जो है बात अब कमान में लानी है, अपने हाथ में लानी है अंग्रेज़ों को। तो इन्होंने क्या किया कि पूरे भागलपुर कमिश्नरी में मार्शल लॉ को लागू कर दिया। चांद भैरव जो थे वो बराहित के लड़ाई में शहीद हो गए। लालच और धोखे से ऊपर बांध गांव के पास कान्हू को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ समय बाद सिद्धू को भी पकड़ लिया गया, क्योंकि पूरे में मार्शल लॉ लागू थे। मार्शल लॉ क्या होता है कि कोई भी दिखे तो उसको पकड़ लो, कोई भी बाहर जाए, कोई भी एक्टिविटी हो, सीधा उसको पकड़ के मार दो, या फिर ऐसे तरीके से होता है। तो आप इसको याद रखें कि मार्शल लॉ पूरे भागलपुर कमिश्नरी में लागू हुआ और इसी दौरान चांद भैरव पहले पकड़े गए, बाद में कान्हू और सबसे बाद सिद्धू, मतलब सबसे लास्ट में सिद्धू पकड़े गए। अब 26 जुलाई 1856 ईस्वी को सिद्धू कान्हू को फांसी की सज़ा दी गई। सिद्धू को बराहित तथा कान्हू को भोगनाडीह में सजा दिया था। कान्हू को जैसे कि आपने देखा कि लालच से उसको पकड़ा, उनको लालच दिया गया, जैसे ही वो सामने आया उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसको भोगनाडीह में फांसी दे दी गई। लेकिन सिद्धू जो थे वहाँ पर नहीं थे, वो 26 जुलाई को पकड़े गए और 26 जुलाई को उनको फांसी दे दिया गया। सिद्धू की पत्नी का नाम जो है वो सुमी है और इनका भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस लड़ाई में। तो मैं आशा करता हूं कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। देखते हैं आज का जो क्वेश्चन आपसे जो मैंने पूछा उसका सही उत्तर क्या है, कि कौन सा जलप्रपात है जो गौतम धारा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि भगवान बुद्ध यहाँ पर आकर स्नान किए थे। तो वो जलप्रपात का नाम है जोन्हा जलप्रपात। तो ये आप याद रखें। दूसरा है, इनमें से कौन सी जनजाति है जो झारखंड के पलामू जनपद में पाई जाती है। तो यह होगा ऑप्शन नंबर डी, कोरबा जनजाति।
कोरबा जनजाति जो है यह झारखंड के पलामू जनपद में पाई जाती है। यह देखिए ये क्वेश्चन वनरक्षी 2016 में पूछा गया है और इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा यह जेपीएससी के 2016 में इसको पूछा गया है, तो आप इसको याद रखें। आशा करता हूँ कि ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें वीडियो को। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।